नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का एक प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करेंगे। यूजीसी नेट द्वारा इस प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या एग्ज़ाम पैटर्न था। आज की यह जो क्लास है यहाँ से प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा, किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो या किसी भी राज्य का एस्टेट एग्ज़ाम हो, एस्टेट मतलब टीजीटी एस्टेट और पीजीटी एस्टेट किसी भी राज्य का हो, वहाँ यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं और रिवीजन के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो है यूजीसी द्वारा पूछे गए थे। 1 नंबर प्रश्न है, यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो तब वह, तो कमज़ोर क्रमण है, सशक्त क्रमण है, ए था बी दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं सही। यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो तब वह सशक्त क्रमण हो जाएगा, बी आंसर सही है। और सशक्त क्रमण की बात जो है सैमुअल्सन अपने प्रकटित अधिमान सिद्धांत में करते हैं और कमज़ोर क्रमण की बात जो है हिग्स अपने तटस्थता करके विश्लेषण में करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। बैरोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ है। ए कम कीमत फर्म का नेतृत्व, बी उच्च कीमत फर्म का नेतृत्व, सी सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व और डी न्यूनतम अनुभवी फर्म का नेतृत्व। तो बैरोमेट्रिक फर्म जो होती है वह सर्वाधिक अनुभवी फर्म होती है। सर्वाधिक अनुभवी फर्म सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। बैरोमेट्रिक फर्म किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो बैरोमेट्रिक फर्म जो है एक आर्थिक अवधारणा है जिसका उपयोग मूल्य नेतृत्व प्राइस लीडरशिप के संदर्भ में किया जाता है और यह एक ऐसी कंपनी को बताती है जो किसी विशेष बाजार में अनौपचारिक रूप से मूल्य निर्धारण का नेतृत्व करती हैं, बैरोमेट्रिक फर्म कहलाती हैं। बैरोमेट्रिक फर्म की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह फर्म अनुभवी और विश्वसनीय होती है। यह कंपनी जो है या फर्म कीमतों को बदलने से पहले आर्थिक स्थितियों, लागत में बदलाव और उपभोक्ता मांग का आकलन कर लेती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए बैरोमेट्रिक फर्म के, तो बैंकिंग उद्योग जो होता है वह बैरोमेट्रिक फर्म के अंतर्गत आता है। अगर किसी बड़े बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव किया है तो छोटे बैंक भी उसी दिशा में अपनी दरों को बदलती हैं। इसके अलावा ईंधन उद्योग भी बैरोमेट्रिक फर्म के अंतर्गत आता है। तो यह बैरोमेट्रिक फर्म क्या होती है? सर्वाधिक अनुभवी फर्म होती हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सीमित मूल्य निर्धारण के साइलोस मॉडल की मांग की लोच। तो सीमित मूल्य निर्धारण के साइलोस मॉडल में मांग की मूल्य लोच जो होती है वह एक लोच होती है, ए आंसर सही है। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, रिजलाइन वह बिंदु पथ है जहां समुचित साधन की सीमांत उत्पादकता। तो रिजलाइन वह बिंदु पथ है जहां समुचित साधन की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? वह 0 के बराबर होती है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का संबंध किससे है? तो प्रोफेसर केन्स द्वारा उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया गया था, ए आंसर सही है। इसके अलावा मिल्टन फ्रीडमैन स्थायी आय परिकल्पना की बात करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन जो है 1957 में स्थायी आय परिकल्पना की बात करते हैं और ड्यूजनबरी सापेक्ष आय परिकल्पना की बात 1949 में करती हैं और मोदी गिलियानी जीवन चक्र परिकल्पना की बात जो है 1949 और मोदी गिलियानी जो है जीवन चक्र परिकल्पना की बात 1950 में करते हैं। और निरपेक्ष आय परिकल्पना या उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है वह केन्स द्वारा 1936 में किया जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है ए है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्धारित होता है समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, मांग एवं आपूर्ति के संतुलन पर, प्रभावी मांग पर। तो केन्स द्वारा रोजगार का स्तर जो निर्धारित होता है वह समग्र मांग पर होता है, इसलिए 6 का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यदि मुद्रा की आपूर्ति एम्बार के बराबर है तथा मुद्रा पूर्ति के लिए मांग के वाई माइनस एच आई द्वारा दी गई है तब ब्याज दर आई के परिप्रेक्ष्य में एल एम का समीकरण क्या होगा? तो एल एम का समीकरण जो है वह आई बराबर के अपान एच वाई माइनस एम बार एच हो जाएगा, ए आंसर सही है 7 नंबर प्रश्न का। अगला 8 नंबर प्रश्न है, गुणक तथा प्रवर्धक का मतलब हो जाएगा त्वरक। गुणक तथा
तुरक के बीच अंतर्व्यवहार अनवरत चक्रीय उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, यह किसने कहा? तो यह हिग्स एवं सैमुअल्सन द्वारा कहा गया था। तो बी आंसर सही है 8 नंबर प्रश्न में। अगला 9 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में एफडीआई मापा जाता है स्वतंत्रतावादी परिप्रेक्ष्य में, आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में, अधिप्राप्त परिप्रेक्ष्य में, वंचनकारी परिप्रेक्ष्य में। तो वर्तमान समय में एचडीआई जो है वह अधिप्राप्त परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। एचडीआई की गणना जो है सर्वप्रथम 1990 में यूएनडीपी द्वारा की गई थी और महबूब उल हक एवं अमृत सेन द्वारा एचडीआई जो है वह इसके मानकों का निर्धारण किया गया था। एचडीआई के घटकों में जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य को लिया जाता है, आय को लिया जाता है और शिक्षा को लिया जाता है। 3 एचडीआई के घटक हैं और 2024-25 में भारत का स्थान जो है 193 देशों में 134वां स्थान था, जिसमें मूल्य जो है 0.644 भारत का था। और एक प्रश्न पूछा था लैंगिक असमानता सूचकांक। तो लैंगिक असमानता सूचकांक जो है यह भी एचडीआई का ही भाग है और यह जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और 108वां नंबर जो है लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का 2023-24 में था। लैंगिक असमानता सूचकांक के अगर घटकों की बात की जाए तो इसमें भी 3 घटक शामिल किए जाते हैं, जिसमें प्रजनन, जिसमें स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, जिसमें मृत्यु दर और किशोर प्रजनन दर को मापा जाता है। दूसरा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण जो है शामिल किया जाता है। तो सशक्तिकरण जो है संसद में महिलाओं की सीटों की संख्या को शामिल किया जाता है तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले महिला एवं पुरुषों के अनुपात को शामिल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो है श्रम बाजार या श्रम में भागीदारी। तो श्रम बाजार को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है। अगर किसी देश का लैंगिक असमानता सूचकांक 0 है तो पूर्ण लैंगिक समानता है उस देश में, और अगर 1 है तो पूर्ण लैंगिक असमानता है। तो भारत का 166 देशों में स्थान जो है 108वां 2023-24 में रहा है। तो सही आंसर जो है इसका एचडीआई का जो 9 नंबर प्रश्न में है वह अधिप्राप्त परिप्रेक्ष्य में किया जाता है एचडीआई का माप। अगला प्रश्न है अतिवादियों के लिए विकास तथा अल्प विकास है अनुक्रमिक, सह उपस्थित, सहजातीय, सह अंतक। तो अतिवादियों के लिए विकास तथा अल्प विकास जो है वह सह उपस्थित है। सह उपस्थित बी में दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है आईआईआर ह्रास की दर है जो बताती है, वह बताती है पीवीसी पीवीबी में पीवीसी कम होता है, पीवीसी दोनों बराबर होता है। ए आंसर सही है 11 का। अगला 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी अवस्था वृद्धि के अनुरूप नहीं है? कौन स्थायी अवस्था वृद्धि के अनुरूप नहीं है? तो स्थायी अवस्था वृद्धि के अनुरूप जो है हायरार्की की अतटस्थता नहीं है। तो सही आंसर 12 का सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है वास्तविक छुरीधार समस्या से अभिप्राय है। तो वास्तविक छुरीधार समस्या की बात जो है हैरल्ड डोमर अपने सिद्धांत में करते हैं और यह समस्या जो है GNGW से उत्पन्न होती है। तो GNGW सी में दिया गया है। तो सी आंसर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। अगला 14 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रोफेसर केसिन योगी साहब की अध्यक्षता में भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है बनाया गया है या गठित किया जाता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है। और अगर कार्यों की बात की जाए वित्त आयोग की तो यह करों एवं राजस्व का बंटवारा करने का काम करता है, अनुदान की सिफारिश करने का काम करता है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना कार्य है, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को फंड आवंटित करने का कार्य करता है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है। तो यह कुछ वित्त आयोग के कार्य थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था जिसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर केसिन योगी थे और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था और सारे वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित किए जाते हैं। और अगर संरचना की बात की जाए तो वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह ध्यान रखने वाली बात है, संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन जो है
21 से 26 के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 2026 से 31 तक के लिए किया गया है, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन जो है अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। तो यह वित्त आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वित्त के आय स्रोत में शामिल नहीं है? तो इसमें देखते हैं क्या क्या कर दिए गए हैं और इसमें कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। निगम कर है, तो निगम कर केंद्र सरकार का है और निगम कर 1956 में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में लगाया गया था। यह कर उद्योगों द्वारा अर्जित शुद्ध आय या उनके शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है। तो 1956 में केंद्र सरकार द्वारा निगम कर लगाया गया था। निगम कर जो है एक प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। इसके बाद कौन सा है? सीमा शुल्क या अधिभार। तो सीमा शुल्क या अधिभार जो है 1963 से केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया यह अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। इसके बाद है आयकर। तो आयकर भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और आयकर जो है वह प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है और 1861 में भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था। तो अब अगला क्या बचा है? भू राजस्व कर। तो भू राजस्व जो है केंद्र सरकार का कर नहीं है, यह राज्य सरकार का कर है, इसलिए डी आंसर सही है 25 नंबर प्रश्न में। अगला 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रनियम एडम स्मिथ से संबंधित है? लोच का प्रनियम, उत्पादकता का प्रनियम, निश्चितता का प्रनियम, समीचीनता का प्रनियम। तो एडम स्मिथ से संबंधित जो प्रनियम है, एडम स्मिथ कर के संबंध में, कर की लोच के संबंध में या कर के संबंध में या कराधान के संबंध में 4 सिद्धांत देते हैं। उन सिद्धांतों में समता का नियम, निश्चितता, सर्टेनिटी का नियम, सुविधा का नियम, मितव्ययिता का नियम। तो इसमें निश्चितता का नियम जो है एडम स्मिथ से संबंधित है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। क्यों निश्चितता का संबंध है एडम स्मिथ के कराधान सिद्धांत से? क्योंकि एडम स्मिथ कराधान के संबंध में 4 सिद्धांत देते हैं, जिसमें समता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता का नियम शामिल है। तो इसलिए निश्चितता ऑप्शन में दिया गया है, तो निश्चितता बी में दिया है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। स्वर्ण मानकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन द्वारा भुगतान संतुलन में स्वयं समायोजन लाया जाता है? स्वर्ण मानकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन द्वारा भुगतान संतुलन में स्वयं समायोजन लाया जाता है? तो यह समायोजन जो है विनिमय दरों के माध्यम से लाया जाता है और विनिमय दर जो है बी ऑप्शन में दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है नवीन उद्योग नीति का प्रमुख बल की अधिकतम भागीदारी आमंत्रित करता है। क्या आमंत्रित करता है? नवीन निजी क्षेत्र को आमंत्रित करता है। नवीन औद्योगिक नीति जो है निजी क्षेत्र पर ज़्यादा बल देता है। तो इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 19 नंबर प्रश्न है 2003-4 में भारतीय गेहूँ 2003-4 में गेहूँ उत्पादन का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में देख लेते हैं विश्व में और भारत में गेहूँ उत्पादन में कौन जो है अग्रणी है। विश्व में कौन सा देश अग्रणी है और भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो गेहूँ उत्पादन में वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, यूपी फर्स्ट नंबर पर है, एमपी सेकेंड नंबर पर है और पंजाब जो है थर्ड नंबर पर है। अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पर है और भारत सेकेंड नंबर पर है और थर्ड नंबर पर रूस जो है गेहूं उत्पादन में है। तो गेहूं उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर यूपी, उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर पंजाब है। और विश्व में देशों में अगर बात की जाए तो पहला देश चीन का है गेहूँ उत्पादन में, दूसरा भारत का है, तीसरा रूस का है। और तो इसमें 2003 और 4 में पूछा गया है तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ही होगा। डी आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर चावल की बात की जाए तो चावल उत्पादन में राज्यों में पहला राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल का है, दूसरा राज्य यूपी उत्तर प्रदेश का है और तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश का है। तो यह चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। और अगर विश्व में चावल उत्पादन के प्रमुख देशों की बात की जाए तो पहला चीन हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा और तीसरा इंडोनेशिया जो है चावल के उत्पादन में अग्रणी देश में शामिल है। अगला है 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक -1 के बराबर है तो ये चर हैं, तो यह चर पूर्ण रूपेण संबंधित है, पूर्ण रूपेण से सहसंबंधित होंगे। -1 अगर सहसंबंध गुणांक आता है तो पूर्ण रूपेण सहसंबंधित होंगे। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का या उच्च स्तरीय सहसंबंध होंगे
तो पूर्ण रूपेण सहसंबंधित होंगे, तो डी आंसर सही है 20 नंबर प्रश्न का। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता प्रतिचयन है? तो क्रमबद्ध प्रायिकता प्रतिचयन है। प्रायिकता प्रतिचयन क्रमबद्ध हो जाएगा, क्रमबद्ध प्रतिचयन सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 22 से 26 तक के उत्तर इस उदाहरण के आधार पर देना है, पढ़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले 40 वर्षों में 3% की औसत दर से बढ़ा है। इस वृद्धि का कारण क्या है, देखते हैं। इस वृद्धि को कैसे समझा जाता है? वह एक ऐसी तकनीक का विकास जिसे वृद्धि लेखाकरण कहा जा सकता है और जो उत्पादन में वृद्धि को 3 अलग अलग स्रोतों में विभाजित करती है: पूंजी वृद्धि, श्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी में प्रगति। इसे समझने के लिए हम उत्पादन फलन को लिखें। y बराबर AFKL, जहां A निवर्तमान प्रौद्योगिकी के स्तर का एक माप है जिसे संपूर्ण साधन उत्पादकता कहा जाता है। अब उत्पादन में वृद्धि न सिर्फ श्रम और पूंजी में वृद्धि से होती है वरन संपूर्ण साधन उत्पादकता में वृद्धि से होती है। इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि जो है, यह समीकरण ऐसे दिया गया है। और उत्पादन में वृद्धि दर बराबर पूंजी का योगदान प्लस श्रम का योगदान प्लस संपूर्ण संसाधन या साधन उत्पादकता में वृद्धि है, जबकि लैम्डा पूंजी तथा 1 माइनस लैम्डा श्रम का उत्पादन का हिस्सा होता है। पूरा पढ़ने पर अब क्या है प्रश्न इसमें देखते हैं। ए प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है इसका ए का 22 नंबर प्रश्न, ए इसका माप है। तो ए किसका माप है देखते हैं। तो ए जो है माप है वह संपूर्ण समाधान प्रौद्योगिकी का। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है, संपूर्ण समाधान प्रौद्योगिकी यह यहाँ पे दिया गया है। यह अगला है 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। आगतों में बिना किसी बदलाव के यदि ए में 1% वृद्धि हो तो उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उत्पादन में भी 1% वृद्धि हो जाएगी। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 अवशेष है, तो 16 अवशेष डेल्टा ए या 16 अवशेष है, या 16 अवशेष है। तो डेल्टा ए अपन ए हो जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर 16 अवशेष इनका माप है, किसका है? संपूर्ण साधन उत्पादकता का, तकनीक प्रगति का, अज्ञान की मात्रा का। तो 16 अवशेष जो है तकनीक प्रगति का माप है। 25 का सही आंसर बी है। अगला 26 नंबर प्रश्न है नवीन वृद्धि सिद्धांत का मुख्य बल इस पर आधारित है, तो वह किस पे आधारित है? तो वह ए पर आधारित है, मतलब डेल्टा ए के स्रोतों का कूटवाचन। ए आंसर सही 26 का। अगला 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निवेश आउटपुट के सिद्धांत में निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब निवेश आउटपुट के सिद्धांत को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले सिद्धांत किन्स का हो जाएगा, किन्स का सिद्धांत हो जाएगा, किन्स निवेश सिद्धांत हो जाएगा, फिर हो जाएगा गतिवर्धक का सिद्धांत सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे गतिवर्धक का लचीला सिद्धांत हो जाएगा, थर्ड नंबर पे टोबिन का क्यू सिद्धांत हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय बजट के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बजट अध्ययन के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को पहले हो जाएगा वित्तीय बजट। तो वित्तीय बजट जो है किस ऑप्शन पे दिया गया है, थर्ड पे दिया गया है, तो वित्तीय बजट हो जाएगा। और अगर वित्तीय बजट की बात की जाए तो वित्तीय बजट जो होता है वह जिसमें कुल व्यय ज़्यादा होता है और कुल राजस्व कम होता है, अर्थात कह सकते हैं कुल राजस्व माइनस कुल व्यय को वित्तीय बजट कहते हैं। और फिर यह थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद आय या राजस्व बजट हो जाएगा। तो आय घाटा हो जाएगा। और आय घाटा जो होगा कुल राजस्व व्यय माइनस कुल आय को राजस्व घाटा कहते हैं। फिर फोर्थ हो जाएगा प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो होगा वह प्राथमिक घाटा हो जाएगा। फिर बजटीय घाटा या राजस्व घाटा हो जाएगा। तो बजटीय या राजस्व घाटा जो होता है वह कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियों को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं और प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटा कहलाती हैं। इसी प्रकार से राजस्व घाटा
तो राजस्व घाटा जो होता है वह कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियों को व्यक्त करता है, और प्राथमिक घाटा जो है वह राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान को व्यक्त करता है। तो इसलिए इस नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है 28 नंबर का डी है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। अगला है 29 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय गुटों के सिद्धांत में निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्षेत्रीय गुटों के सिद्धांत में आरोही क्रम में खुला बाजार क्षेत्र पहले नंबर पे हो जाएगा, खुला बाजार क्षेत्र हो गया, 4 नंबर पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सीमा शुल्क संघ, फिर आम बाजार, फिर आर्थिक संघ सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इसलिए डी 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। अगला 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मुद्रा के लिए मांग के सिद्धांत में निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो मांग का सिद्धांत हो जाएगा वह मुद्रा की एहतियाती मांग के लिए लेन देन संबंधी मांग हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा पहले नंबर पे। सेकेंड नंबर पे मुद्रा के लिए अनुमानित मांग हो जाएगा। थर्ड नंबर पे मुद्रा के लिए सकल परिसंपत्ति मांग हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे मुद्रा के लिए फ्रीडमैन द्वारा प्रस्तावित मांग हो जाएगा। तो यह सही क्रम लगा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ए आंसर सही है 30 नंबर प्रश्न में। अगला 40 नंबर प्रश्न है, अरे 30 के बाद 40 का आएगा, 31 आएगा 30 के बाद। 31 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित जब किया जाएगा तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर पश्चिम बंगाल की। यूपी महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, यूपी महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो यूपी थर्ड, महाराष्ट्र फर्स्ट, बिहार फोर्थ, सी आंसर सही हो जाएगा। और वर्तमान में भी यही है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, और फिर पश्चिम बंगाल की है। तो यह क्रम जो है वर्तमान में भी है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भुगतान में संतुलन के सिद्धांत में निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया जाएगा तो लोची उपागम सबसे पहले हो जाएगा, फिर अवशोषण उपागम हो जाएगा, फिर IS उपागम हो जाएगा, फिर मौद्रिक। यह सही क्रम है। तो 1 2 3 4 ए आंसर सही है 32 का। अगला 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न है, योजनाओं के नाम है, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इनको देख लेते हैं कौन सी योजना कब आई। इसमें योजनाओं की अगर बात की जाए तो ए अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई थी, मतलब फर्स्ट की योजना 2000 में आई थी। फिर इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आई थी। फिर इसके बाद 1997 मतलब सेकेंड आया। फिर इसके बाद वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, तो वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना जो है 2001 में आई, यह थर्ड है। और फोर्थ नंबर पे क्या दिया गया है, ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना 1985 में आई थी। तो इस प्रकार से इसको सब क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे 1985 घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 1985 पहले आएगा, फिर 1997 आएगा, फिर 2000, फिर 2001। तो 1985 पहले कहाँ से लिए हैं हम लोग, यह लिए हैं 4 से। पहले नंबर पे 4 हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे 2000 कौन सी योजना है, तो 2000 में आया अंत्योदय अन्न योजना, फिर फर्स्ट हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें 33 नंबर प्रश्न में। अगला 34 नंबर प्रश्न है, 34 में ए आंसर सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिए। इसमें क्या मिलान करना है, अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और उनके कुछ सिद्धांत हैं, उनको मिलाना है। क्या है देखते हैं। तो डब्ल्यू रोस्टो जो है वृद्धि की अवस्थाओं की बात करते हैं, और यह 4 नंबर पे दिया गया है, तो ए का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। बी नर्क्स जो है संतुलित विकास की बात करते हैं, थर्ड पे दिया गया है, थर्ड से मिलान हो जाएगा। हिक्स जो है दुर्बल क्रमबद्धता की बात करते हैं, सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। और कीन्स जो है प्रभावी मांग की बात करते हैं, तो एक का मिलान हो जाएगा, डी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। तो इस प्रकार से जो मिलान हो जाएगा वह हो जाएगा 4 थर्ड सेकेंड फर्स्ट,
तो देखते हैं 4 3rd 2nd 1st, 4 3rd 2nd 1st, सी आंसर सही है। अब इसी प्रकार से अगला भी मिलान करना है। इसमें क्या करना है देखते हैं। इसमें जो मिलान करना है ए W.J. बॉमेल जो है किस किताब की रचना करते हैं? तो बॉमेल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अनपरफेक्ट इकोनॉमिक्स थियरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से, ए का 4 नहीं, ए का 5 से हो जाएगा। ए का मिलान 5 से हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स थियरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस जो है 5 नंबर पे है। फिर बी बर्टिन ओलिन किस किताब की रचना करते हैं? तो बर्टिन ओलिन जो है वह इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। 2nd से मिलान हो जाएगा। और फिर सी गुरनार मिडल, तो गुरनार मिडल जो है एशियन ड्रामा किताब की रचना करते हैं। 4th से हो जाएगा, यह तो सबको पता होगा। और डी ए के सेन जो है वह एथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। 1st से हो जाएगा। तो 5 2nd 4 1st, तो देखते हैं 5 2nd 4 1st, 5 2nd 4 1st किस ऑप्शन में दिया गया है? 5 2nd 4 1st, तो 5 2nd 4 1st बी में दिया गया है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 37 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिए। अब इसमें 37 नंबर में क्या मिलान करना है? करारोपण का नियम, करारोपण के नियम की बात जो है एडम स्मिथ द्वारा की गई है। ए का मिलान 5 से हो जाएगा। और संरक्षणवाद बी, संरक्षणवाद की बात जो है संरक्षणवाद की बात कौन करते हैं इसमें? मार्केंटिलिज्म जो है संरक्षणवाद की बात करते हैं। 4 से हो जाएगा। फिर सी विभेदक घटना जो है वह मस्करेव द्वारा दी गई उदाहरणा है। और मांकीलोच जो है वह प्रोफेसर मार्शल बात करते हैं। तो यह हो जाएगा 5 4 2nd 1st, 5 4 2nd 1st, डी आंसर सही है। अगला है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर में भी मिलान है सापेक्षिक आय परिकल्पना। तो सापेक्ष आय परिकल्पना की बात जो है वह ड्यूजनबरी द्वारा की जाती है। तो ए का मिलान हो जाएगा। ड्यूजनबरी किस में है? ड्यूजनबरी जेएस ड्यूजनबरी 4 से मिलान हो जाएगा। फिर स्थायी आय परिकल्पना की बात मिल्टन फ्रीडमैन करते हैं। 1st से हो जाएगा। फिर पूंजी की सीमांत दक्षता, तो पूंजी की सीमांत दक्षता जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा दी गई उदाहरणा है। 2nd से हो जाएगा। और तुलनात्मक कीमत फायदा, तो तुलनात्मक कीमत फायदा रिकार्डो की बात की गई है। डी का मिलान हो जाएगा 3rd से। अब इसमें देखते हैं 4 1st 2nd 3rd, तो 4 1st 2nd 3rd, तो 4 1st 2nd 3rd ए आंसर सही है 38 नंबर प्रश्न का। अगला 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें भी मिलान करना है। इसमें कैसे मिलान करना है? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, तो यह पूर्ण प्रतिस्पर्धी या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है मूल्य का श्रम सिद्धांत की बात करता है। तो बी का मिलान 1st से हो जाएगा। इसी प्रकार से तटस्थ वक्र विश्लेषण, तो तटस्थ वक्र विश्लेषण की बात जो है अपर्याप्त अनुपात, अतृप्तता अनुपात हो जाएगा। तो सी का मिलान 2nd से हो जाएगा। और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में उत्पाद विभेद जो है देखने को मिलता है। तो डी का मिलान हो जाएगा 3rd से। तो 4 1st 2nd 3rd, 4 1st 2nd 3rd, डी आंसर सही है 39। अगला है 40 नंबर प्रश्न। इसमें भी मिलाना है पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म में जो है क्या है इसमें देखते हैं, संसाधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। तो ए का मिलान हो जाएगा 3rd से। इसी प्रकार से बर्नौली प्रमेय, तो बर्नौली प्रमेय किसकी बात करते हैं? मुद्रा के ह्रास, सीमांत उपयोगिता की, मजदूरी की, लचक दर की, संसाधनों की पूर्ण गतिशीलता की, ह्रासमान सीमांत मुनाफा की। तो बर्नौली प्रमेय जो है ह्रासमान सीमांत मुनाफा की बात करते हैं, नहीं मुद्रा की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं। 3 बी का मिलान 1st से हो जाएगा। सी
रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत, तो रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की बात जो है मजदूरी की लोचता होती है। रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत में मजदूरी को लोचदार माना गया है, तो सेकंड से हो जाएगा। और डी का मिलान किराया संबंधी रिकार्डो का सिद्धांत, तो किराया संबंधी रिकार्डो का सिद्धांत जो है ह्रासमान सीमांत मुनाफा की बात करता है, या 5 से मिलान हो जाएगा। थर्ड फर्स्ट सेकंड 5, थर्ड फर्स्ट सेकंड 5, सी आंसर सही है 40 नंबर प्रश्न का। अगला है 41 नंबर प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। टोबिन जेम्स तथा नार्दोस विलियम, टोबिन जेम्स तथा नार्दोस विलियम, तो टोबिन जेम्स नार्दोस तथा विलियम जो है यह आर्थिक संपन्नता की बात करते हैं, सेकेंड से मिलान हो जाएगा। रेगनर सेन एवं अमर्त्य सेन, तो सेन एवं अमर्त्य सेन जो है सेन एवं अमर्त्य सेन, महबूबुल हक जो है मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, बी सी डी, डी में महबूबुल हक दिया है, मानव विकास, डी का मिलान थर्ड से हो जाएगा। और इसी प्रकार से अमर्त्य सेन जो है वह विकास आज़ादी के रूप में, बी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। और सी गौलेट डी जो है वह प्रमाणिक विकास की बात करते हैं, तो फर्स्ट से मिलान हो जाएगा सी का। तो सेकंड फोर फर्स्ट थर्ड आंसर सही हो जाएगा। सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड ए में दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला है 42 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, इसमें भी मिलान करना है। तो 42 में कैसे क्या मिलान करना है, स्थानापन्नता की ह्रासमान सीमांतक दर, तो स्थानापन्नता की ह्रासमान सीमांतक दर किसे व्यक्त करती है, तो यह जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण की बात करती है। स्थानापन्नता की ह्रासमान सीमांतक दर, तो यह ए का मिलान हो जाएगा 4 से। फिर इसके बाद श्रम की सीमांतक उत्पादकता, श्रम की सीमांतक उत्पादकता जो है द्वैत अर्थव्यवस्था मॉडल में अपनाया गया है, बी का मिलान द्वैत अर्थव्यवस्था 1 से हो जाएगा। और अनुपातहीनता तथा अल्प उपभोग, तो अनुपातहीनता तथा अल्प उपभोग जो है वह पूंजीगत संकट का मार्क्सवादी सिद्धांत है, तो बी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। इसी प्रकार से सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। इसी प्रकार से डी का जो मिलान हो जाएगा, इसमें क्या है, सार्वभौमिक ह्रासमान सीमांतक फलन, तो रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है, रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित, डी का मिलान थर्ड से। तो इसका सही आंसर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी आंसर सही है। अब इसमें आगे क्या है, आगे देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है, ध्यान दे इन प्रश्नों के शेष प्रश्न कथन और कारण प्रकार के हैं, इनमें से प्रत्येक उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों सही, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही की व्याख्या है, आर दोनों सही हैं, आर ऐसे की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, डी में दिया गया है ए गलत है आर सही है। तो ए में जो होगा सही आंसर वह ए का हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है, बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न क्या है, पूंजी को बढ़ाने के लिए हमें सामाजिक क्षेत्र में अपने खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर क्या कह रहा है, राज्य की क्रियाकलापों की वर्धनशीलता को वेगनर्स के सिद्धांत में यही मांग है। तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है, ए आंसर सही है। 45 नंबर, आजकल ज्ञान के उत्पादक परिनियम हैं और अल्मेंटेड कुजनेट्स कर्व की यही मान्यता है। तो 45 नंबर प्रश्न में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ए हो जाएगा 45 नंबर। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर, तो 46 का सही आंसर बी है, ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है।